नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमांशु हिमगिरी यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के बीच हम जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ लेकर आए हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो इसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे प्रश्नों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देखेंगे एक ट्रिक है, आपको याद रखना है। 26 में पानी पिया, बाबर 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया। यहाँ पर हमें लिखे नहीं है कि 29 में घर गया, इसको आप याद कीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा इसको। 28 में चल दिया और इसके बाद है 29 में घर गया, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। 29 में घर गया और इसके बाद 30 में मर गया। तो क्या याद रखेंगे आप? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो ऐसे हमको कैसे याद होगा? भारत में जो बाबर से संबंधित जो प्रमुख घटनाक्रम है उसको याद करने का ये बेहद आसान ट्रिक है। तो 1526 यानी 26 में पानी पिया, तो 1526 ईस्वी में हो जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, के मध्य हुआ था और इसमें विजयी हुआ था बाबर ही। फिर इसके बाद आप देखेंगे 27 में खाना खाया, यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था। फिर इसके बाद आप देखेंगे 28 में चल दिया, यानी कि 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के मध्य, बाबर और मेदिनी राय के मध्य में हुआ था। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखे हैं कि 29 में घर गया, यानी 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ हुआ था, घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के मैदान में आप देखेंगे घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो महमूद लोदी और बाबर के मध्य में हुआ था। इसके बाद अंतिम में 30 में मर गया, यानी कि 1530 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण बाबर से संबंधित घटनाक्रम। अब बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट इसका। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न नंबर पहला क्या है? बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? ए परगना, बी कंधार, सी काबुल और डी गजनी। तो बिल्कुल बताइए, आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परगना। ये इसका जो जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में, ये परगना पड़ता है, उज्बेकिस्तान देश में हुआ था इसका जन्म, ये परगना में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। बाबर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए ख्वांदमीर, बी शेख मुबारक, सी अब्दुल्ला खां और डी उमर शेख मिर्ज़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमर शेख मिर्ज़ा, यानी बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर तीसरा कि बाबर की माता का क्या नाम था? प्रश्न तीसरा क्या है कि बाबर की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए फातिमा सुल्तान आगा, बी मखद सुल्तान बेगम, सी मिवेह जान और डी कुतलुग निगार खानम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतलुग निगार खानम। तो बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार
खानम था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। बाबर की 3 पत्नियां थीं, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? इस ऑप्शन में 3 पत्नियां थीं और इसमें ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में 3 पत्नियां थीं और इनमें से कौन सी किसका नाम है इसमें कि उसकी पत्नी नहीं है? तो ऑप्शन ए गुलरूस, बी माहम, सी गुलबदम और डी दिलबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन। गुलबदन इसकी बीवी नहीं थी। तो बाबर की 3 पत्नियां आप देखेंगे मुख्य रूप से थीं, तो गुलरूस, माहम और दिलबर। गुलबदम बाबर की पत्नी नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें से कौन मुगल शासक ने 8 जून 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया? तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर, यानी हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। ये आपका ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। तो बाबर ने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तब उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष की थी बाबर की उम्र उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6वां। बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? ऑप्शन ए परगना, बी काबुल में, सी दिल्ली में और डी समरकंद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल में। काबुल में ही 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह की पदवी धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने किस विजय के उपरांत पादशाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध के दौरान, या बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी काबुल की विजय। तो बाबर ने किस विजय के उपरांत पादशाह की उपाधि धारण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल की विजय। तो काबुल के विजय के उपाधि के उपरांत ही इसको पादशाह की उपाधि मिली थी, यानी उसका पादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पादशाहनामा का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी, बी निजामुद्दीन अहमद, सी अबुल फजल और डी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो पादशाहनामा का लेखक इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं ये पादशाहनामा के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? जो बाबर था वो काबुल में चांदी का जो सिक्का चलाया था वो किस नाम से चलाया था? ऑप्शन ए शाहरुख, बी रुपया, सी टंका, डी दिरहम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख। तो बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का शाहरुख नाम से चलाया था। अब प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? ऑप्शन ए कंधार में, बी काबुल में, सी सिंध में, डी आगरा में। तो बाबर ने बाबरी नामक चांदी का सिक्का एक कहाँ चलाया था? तो बाबरी नामक चांदी का सिक्का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधार में। तो कंधार में बाबर ने बाबरी नामक चांदी का सिक्का चलाया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर के भारत में प्रवेश किया। तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर के भारत में प्रवेश किया, इंटर किया? ऑप्शन ए क्या कश्मीर से वो प्रवेश किया, बी
क्या सिंध से, सी पंजाब से, या डी राजस्थान से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश किया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? ऑप्शन ए राणा सांगा, बी आलम खां, सी दौलत खां, डी शेरशाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी शेरशाह सूरी। तो भारत पर आक्रमण हेतु ये बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1530, ऑप्शन बी 1520, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1550। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1526। यानी बाबर ने भारत पर सबसे पहले किस वर्ष ये आक्रमण किया था? तो 1526 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर और डी अकबर। तो भारत का प्रथम जो मुगल बादशाह था वो कौन था? बाबर था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन ने, आप देखेंगे जहीरुद्दीन ने बाबर नाम रखा या हुमायूं या जहांगीर या बहादुर शाह? तो इसमें आप देखेंगे इसमें खाली स्थान इसमें भरना है कि ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद था उसका नाम क्या रखा गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। तो बाबर का जो पूरा नाम आप देखेंगे ना, तो इसका बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। आप देखेंगे इसका नाम था। तो भारत के मुगल शासक बनने पर ही ये जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रख लिया था? बाबर रख लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो दिल्ली में मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप ये मुगल साम्राज्य की नींव दिल्ली में पड़ गई? ऑप्शन ए है पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, या पानीपत की दूसरी लड़ाई, या हल्दी घाटी की लड़ाई, या पानीपत की पहली लड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो 1526 में जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था अभी बताए हैं, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें बाबर से कौन पराजित हो गया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी शेरशाह सूरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो शुरू में इसका हम लोग डिस्कस किए थे। आप लोग बताइए कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर से हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इधर थोड़ा इधर हो गया है, आगे देखते हैं। ये यहाँ से था, चलिए प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बी ब्रिटिश तथा बाबर,
सी अकबर तथा हेमू, डी अकबर तथा मेवाड़ के राजा। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर तथा लोदी साम्राज्य। इसका राइट आंसर बाबर तथा लोदी साम्राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था कि पानीपत के युद्ध में बाबर जीत गया था? क्या उसके पास क्या थे? ऑप्शन ए उसकी घुड़सवारी सेना, या बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलुगमा प्रथा, डी अफगानों की आपसी फूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सैन्य कुशलता बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसलिए पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का ये मुख्य कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर बी, प्रश्न 20वां है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ। और दूसरा है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। और डी घाघरा का युद्ध जो हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। तो बाबर ने इनमें से तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसी समय, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को ये तुलुगमा नीति का प्रयोग ये किया था इसी युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध के विजयी के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो क्या आप देखे हैं किस युद्ध के विजयी के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का वो सिक्का दिया था और इसी के उदारता के कारण उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन ए रहेगा खानवा का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी चंदेरी का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में जब बाबर विजयी हुआ था तो उसके उपलक्ष्य में काबुल के निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के वो दिलवाया था, तो इसलिए उसकी उदारता के कारण उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल करने वाला कौन था? ऑप्शन ए बाबर, बी इब्राहिम लोदी, सी शेर शाह सूरी, डी अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23वां है। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का क्या नाम था? बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का क्या नाम था? ऑप्शन ए रहेगा अब्दुल्ला खां उज़्बेक एवं अबुल हसन, बी उबैदुल्ला खां एवं मंसूर, सी मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली कुली, डी अबुल खैर खां एवं ख्वांद मीर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली कुली। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल में और थल ये दोनों में लड़ा गया था, जल थल दोनों में? तो ऑप्शन ए रहेगा आपका, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप दीजिएगा। ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध और डी घाघरा का युद्ध। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका
कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा का युद्ध, जो 6 मई 1529 को हुआ था। तो घाघरा की युद्ध में ही आप देखेंगे तो जल और थल ये दोनों पर ये लड़ाई हुई थी। इसमें आप देखेंगे वो है आपका घाघरा का युद्ध, जल में और थल में भी। अगला प्रश्न है, खानवा की युद्ध यानी 17 मार्च 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो खानवा का युद्ध के दौरान ये किस राजपूत को, किस राजा को ये हराया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, बी रुद्रदेव, सी आपका देखेंगे उदय सिंह, डी राणा प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था और राणा सांगा हार गया था। आगे देखते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था? बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया था? खानवा का युद्ध या घाघरा का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध या चंदेरी का युद्ध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खानवा का युद्ध। तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद व धर्म युद्ध का नारा दिया था? तो उत्तर रहेगा आपका खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस युद्ध में विजयी के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस युद्ध में जब बाबर जीता था, जिस समय विजयी हुआ था, किस युद्ध में विजयी होने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और डी चंदेरी का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध के उपरांत ही जब बाबर विजयी हुआ था तो उसको गाजी की उपाधि वो धारण किया था। बाबर गाजी की उपाधि धारण किया था खानवा के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें 29 जनवरी 1528 में ये आप देखेंगे चंदेरी में ये किन राजपूतों को हराया था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। तो 29 जनवरी 1528 में बाबर ने ही चंदेरी में राजपूतों को हराया था। तो आप देखेंगे चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, 29 जनवरी 1528 में, और ये बाबर ने ही चंदेरी के राजपूतों को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने बाबर को 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए सैबानी खां, बी अब्दुल्ला खां उजबेग, सी उबैदुल्ला खां, डी जानी बेग। तो इनमें से किसने बाबर को 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैबानी खां, सैबानी खां। तो ये बाबर को 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में ये पराजित किया था सैबानी खां। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30वां है ये, मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए सैबानी खां, बी अब्दुल्ला खां उज़्बेक, सी उबैदुल्ला खां, डी जानी बेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खैबानी खां, सैबानी खां, सॉरी सैबानी खां है, खैबानी नहीं, सैबानी खां। अगला प्रश्न आप देखेंगे,
निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसमें छोटी छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? अब देखेंगे इनमें से राजाओं में से किसने सैनिक संगठन के श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसमें से छोटी छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? ऑप्शन ए हुमायूं, बी बाबर, सी शेरशाह, डी इस्लाम शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े में 50 सैनिक हुआ करते थे। ये ऐसा संगठन बनाया था, इस टाइप का ये युद्ध किया करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो था, आप देखेंगे फारसी। तो मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या मुहतसिब था? ऑप्शन ए सेना अधिकारी, या बी विदेश विभाग का प्रमुख, या सी लोक आचरण अधिकारी, या डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था वो लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास किसके लिए ये इंगित करता है? ऑप्शन ए है चुंगी कर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी बुआई कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त। तो उसी को ये मदद ए मास, वही था। मदद ए मास किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला प्रश्न है, 35वां क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जो जिला था, इस जिले को किस नाम से जाना जाता था मुगल प्रशासन के समय? ऑप्शन ए आहार के नाम से, या बी दस्तूर, सी सूबा, डी सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार। तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? यानी कि ऐसा बाग बगीचा हो और उसके बीच में से बहता हुआ पानी हो, इस टाइप के परंपरा की शुरुआत कौन किया था? ऑप्शन ए बाबर, बी शेरशाह, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, 36वां क्वेश्चन था, किसने बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो इसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया था? तो कौन किया था? बाबर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतीय और प्राणी जगत ऋतुओं और फसलों का विशद विवरण अपनी नैनंदीय यानी कि डायरी में दिया था? तो नैनंदीन डायरी में ये दिया था। तो अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? तो किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उसको उपवनों का राजकुमार कहा गया और मालियों का मुकुट कहा गया? तो किसको कहा गया?
ऑप्शन ए बाबर को, या ऑप्शन बी अकबर को, या सी औरंगजेब को, या डी शाहजहां को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर को। तो बाबर को उपवनों उद्यानों में बहुत ही अत्यंत अभिरुचि थी, इसके कारण उसको उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया बाबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। तो भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी मापक का प्रयोग बाबर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। तो मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो ऑप्शन ए है मुबाइन, बी दीवान, सी प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह, डी बाबरनामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुबाइन। तो मुबाइन जो है ये मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का ये संग्रह है, मुबाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेहदी ख्वाजा कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी का प्रधानमंत्री था, या ऑप्शन बी बिहार का शासक था, सी बाबर का बहनोई, या डी बाबर का भाई। तो मेहदी ख्वाजा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर का बहनोई था। मेहदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? गुलबदन बेगम एक किसकी पुत्री थी? बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, या औरंगजेब की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर की। तो बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है, ये कौन लिखा था? तो ऑप्शन ए निजामुद्दीन अहमद, बी अबुल फजल, सी गुलबदन बेगम, डी अब्बास खां सरवानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। तो उसकी जो लड़की थी गुलबदन बेगम, वो लिखी है कि बाबर की मृत्यु यानी उसके पिता की मृत्यु विष देने से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण ये किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए मंगोल भाषा में, या बी फारसी, सी तुर्की, डी अरबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखा था बाबरनामा, तो उसकी रचना तो तुर्की भाषा में किया था, लेकिन फिर बाद में उसी बाबरनामा का अनुवाद फारसी में कौन किया था? तो कौन किया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अब्दुल रहीम खान खाना, बी फैजी, सी अब्दुल कादिर बदायूनी, और डी अबुल फजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो बाबर ने जो अपना आत्मकथा लिखा था बाबरनामा, उस बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी मेवाड़, और डी कश्मीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेवाड़। अगला प्रश्न देखते हैं। रीसल ए उसज की रचना किसने की थी? अब्दुल रहीम खान खाना ने, या फैजी ने, या अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या बाबर ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाबर। तो रीसल ए उसज की रचना किसने किया था? बाबर ने ही किया था। 48वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफ फजाई जाति के विरुद्ध था, जिसमें उन्होंने भारतीय क्षेत्र बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया। वह वर्ष कौन था?
क्या उस वह कौन सा वर्ष था? तो 1519 ईस्वी या 1507 या 1526 या 1527। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1519 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर की मृत्यु 1530 में, हम लोग ऊपर पढ़े थे ना कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1530 में। तो बाबर की मृत्यु 1530 में कहाँ हुई थी? आगरा, काबुल, लाहौर, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ही बाबर की मृत्यु हुई थी। अब देखेंगे 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है कि प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में जाकर के कहाँ फिर दफनाया गया? तो आरंभ में जो प्रारंभ था उस शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में उसको कहाँ दफनाया गया? क्या काबुल में, लाहौर में या फतेहपुर सिकरी में या पानीपत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काबुल में। तो काबुल में भी इसके बाद ये वो दफनाया गया था। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का जो मकबरा है भारत में नहीं है? तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर का जो ये भारत में बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं का है। इसमें से भारत में बाबर का नहीं है मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काबुल में, बी लाहौर में, सी दिल्ली में या डी अयोध्या में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काबुल में। तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन ए शाह आलम और फर्रुखसियर, बी बाबर और जहांगीर, सी जहांगीर और शाहजहां, डी अकबर और औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और जहांगीर। ये दो मुगल सम्राट थे जो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखे थे। बाबर भी लिखा था अपना स्वयं आत्मकथा और जहांगीर भी अपना स्वयं आत्मकथा लिखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए यह एक बहुत ही मोटिवेशनल, कुछ आप देखेंगे बहुत ही अनमोल पॉइंट है। इसको आप देखिए, इसको ख्याल कीजिए कि किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारी तरक्की। तो किसी से आप बदला मत लीजिए उस तरीके से। आप देखेंगे तो अगर आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई शत्रु है, तो अगर आप बहुत बड़ा तरक्की कर रहे हैं तो आप जैसे जैसे तरक्की करेंगे वैसे वैसे समझ लीजिए आप बदला ले लिए। तो किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आपकी तरक्की ही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखेंगे अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।